एक घटना नोएडा की मैं आपको बताने जा रहा हूं, नाम जिहाद की, जिसमें एक वसीम अपना नाम हिंदू रखता है और हिंदू नाम रखकर वो हिंदू को ही ठगता है और कितने लोगों को, 150 से ज्यादा लोगों को पैसे से भी ठगता है और भी कोई कुछ करता है। और इसलिए आज हम एक आपको सजग करने वाले मुद्दे को तरफ लेकर जा रहे हैं, जो हिंदुस्तान में खुलासे के तौर पर पहली बार हुआ है। कालनेमी नाम बदल कर आते, चेहरा बदल कर आते, पहचान बदल कर आते, नया कुछ नहीं है, लेकिन सबूतों के साथ 150 हिंदुओं को हिंदू नाम लगाकर छलने की, ठगने की यह सबसे बड़ी घटना आपके सामने बिंदास कविता से कहूंगा कि नाम बदल कर छल करना उनका इतिहास बताता है। छेद हमेशा वहां पे करते जिस थाली में खाते हैं, नाम बदलकर छेल करना उनकी फितरत कहती है। मानवता भी उनके मन में सिसक सिसक कर रहती है। नोएडा की यह घटना सबको यह संदेश सुनाती है, वो खानदान की आदत है जो धोखा देकर खाती है। जातिवाद में बटे हिंदुओं, तुम चाहे जितना माहिर हो, वसीम की हरकत कहती है कि तुम उनके खातिर सिर्फ काफिर हो। शपथ अभी लेनी होगी हमको फिर न बटने की, यदि आंख नहीं अब भी खोली तो तैयारी रखना कटने की। देखिए, नाम रविंद्र शर्मा, काम धोखाधड़ी और असली पहचान वसीम अहमद। जब कोई आतंकी बंदूक उठाता है तो वह सीधे दिखाई देता है, लेकिन जब कोई नाम बदलकर हिंदू बनकर अपने बीच जहर घोलता है तब वह भी खतरनाक और आतंकवादी से ज्यादा घातक होता है। आज हम आपके सामने ला रहे हैं नाम जिहाद का नया चेहरा, जहां वसीम ने कपिल भाटी, रोहित चंदेला, रविंद्र शर्मा, ऐसे न जाने कितने नाम बदलकर 150 से ज्यादा हिंदुओं को ठगा। यह केवल धोखाधड़ी नहीं, यह भरोसे पर हमला है, पीठ में खंजर है, यह पहचान पर हमला है, यह हिंदू समाज की सरलता पर हमला है। सवाल है कि क्या हमारा नाम अब हमारी पहचान नहीं रहा? क्या अब हर हिंदू को हर परिचय पर शक करना होगा? हिंदू समाज अब भी न जाने क्यों कल तक सोया हुआ है। तुम्हारा नाम कोई उपयोग में ला रहा है और तुम बस नाम देखकर उस पर भरोसा कर रहे हो। अब जमाना बदल चुका है। अब ये इससे आगे जाकर और कालनेमी को खोजने का हमारा दृष्टिकोण जगाना होगा। विस्तार से मुद्दा देखिए। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने हिंदू नाम रखकर अपराध करने वाले एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है। बुधवार 4 जून 2025 को पकड़े गए इस आरोपी का नाम वसीम अहमद है। वसीम अपने शिकारों के आगे खुद को ब्राह्मण, ठाकुर, जाट और गुर्जर आदि उपनामों से परिचय देता था। खुद को पहुंचा हुआ पत्रकार बताकर वो लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देता था। उसने लगभग 150 लोगों से पैसे ऐंठे। वसीम ने अपने ऑफिस में 2 हिंदू लड़कियां भी नियुक्त कर रखी थी। ये मामला नोएडा के सेक्टर 63 का है। 26 मई को यहाँ योगेंद्र नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में योगेंद्र ने बताया कि उनको नौकरी दिलाने के नाम पर 1600 रुपयों की ठगी की गई। ये ठगी रविंद्र शर्मा नाम बताकर हुई। नौकरी न मिलने पर जब पीड़ित ने अपने पैसे मांगे तो उसे जान से मार डालने की धमकी और गाली गलौज दी गई। आखिरकार योगेंद्र ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू की तो इसके पीछे वसीम अहमद पाया गया। पता चला कि वो सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन दिखाकर लोगों को ब्रांडेड मोबाइल कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा दिया करता था। अपने झांसे में आने वाले को वो सेक्टर 81 में खोले गए अपने ऑफिस में बुलाया करता था। इस ऑफिस में उसने 2 हिंदू लड़कियां नियुक्त कर रखी थी। दोनों को प्रतिमाह 12,000 रुपए सैलरी मिलती थी। आखिरकार पुलिस टीमें वसीम अहमद के पीछे लग गईं और 4 जून को नोएडा में परथला के पास पुलिस को वसीम की लोकेशन मिली। वो सफेद वैगनार कार से कहीं जा रहा था। घेराबंदी करके वसीम को दबोच लिया गया। वो अपनी कार के कागजात नहीं दिखा पाया। आखिरकार उसकी कार भी सीज कर दी गई। वसीम को थाने लाकर पूछताछ की गई। वो मूलतः बिजनौर जिले के बढ़ापुर का रहने वाला निकला। पड़ताल में सामने आया कि वसीम अहमद ने हिंदुओं की लगभग हर जाति में अपना फर्जी नाम रख रखा है। वो खुद को रविंद्र शर्मा, कपिल भाटी, पीयूष भाटी,
रोहित कुमार, रोहित चंदेला और राहुल भाटी आदि नाम वाला बताया करता था। उसके पास 240 विजिटिंग कार्ड, 85 इंटरव्यू फॉर्म, जॉब से संबंधित 2 बुकलेट, 20 ट्रेनिंग लेटर, 2 ज्वाइनिंग लेटर, 1 माइक आईडी, ऑफिस के नाम के पैम्पलेट, 1 मुहर, 2 मोबाइल फोन और 840 रुपए कैश बरामद हुए। आगे की पूछताछ से पता चला कि वसीम अहमद ने 6 माह पहले नोएडा के सेक्टर 81 में ठगी का ऑफिस खोला। वो बेरोजगार युवाओं को सैमसंग, ओप्पो, वीवो, हायर, एलजी जैसी कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा दिया करता था। अपने प्रचार के लिए उसने टुडे जॉब्स नोएडा नाम का यूट्यूब चैनल भी खोल रखा था। कई राज्यों के लोग उसके पास सेक्टर 81 आते थे। वो इन बेरोजगारों से रजिस्ट्रेशन और फाइल चार्ज के रूप में पैसे ऐंठता था। बाद में उनका फर्जी इंटरव्यू लेकर जाली नियुक्ति पत्र तक दे दिया करता था। ये फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर पीड़ित जब सैमसंग, ओप्पो, वीवो, हायर, एलजी आदि कंपनियों में जाते तो वहां उनकी कोई डिटेल नहीं मिलती। जब पीड़ित आरोपी को कॉल करते तो नंबर बंद आता। ऑफिस आकर जब पीड़ित पैसे वापस मांगते तो कभी उनको बहाना करके वापस लौटा दिया जाता तो कभी पत्रकार बताकर धमकाया जाता। अग्रीमेंट न होने की वजह से पीड़ित कोई कानूनी एक्शन नहीं ले पाते थे। उसके द्वारा शिकार पीड़ितों की संख्या अब तक 150 से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस की जांच में ये भी निकल कर आया कि वसीम अहमद साल 2024 में भी धोखाधड़ी के केस में सेक्टर 49 पुलिस द्वारा जेल भेजा जा चुका है। फिलहाल वसीम नोएडा के थाना इकोटेक 3 में आने वाले हल्द्वानी गांव में रह रहा था। 36 साल का वसीम 12वीं तक पढ़ा है। सुदर्शन न्यूज के पास FIR की कॉपी मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। AI में धोखाधड़ी नई बात है, ऐसे चेहरे बनाना नई बात है, लेकिन जिहाद के धर्म युद्ध में यह पहले से चल रहा है और इसलिए यह काम गैर कानूनी हो सकता है लेकिन गैर मजहबी नहीं है। अब तक किसी मौलाना ने इस काम को गैर इस्लामी या अनैतिक नहीं कहा है। हमने कई लोगों को इसको बोलने के लिए कहा कि यह काम करने वालों पर क्या कहेंगे, तो किसी ने भी इसकी निंदा नहीं की। बोल लेते, क्या हिंदू नाम रखकर ठगने वाले को आतंकी माना नहीं जाना चाहिए? यह केवल अपराध नहीं है सामान्य कि आपने नाम बदल दिया, आपने अपराध करने के लिए हिंदू नामों की विश्वसनीयता पर हमला किया। यह उससे ज्यादा गंभीर बात है। 95% लोग हमारी बात से सहमत है। इसको और पोल को मैं दोबारा दिखाऊंगा, तब आप देखते हैं लोगों की हमारे से सहमति कितनी बढ़ती है। हमारी रिपोर्टर ने वहां जाकर क्या कहा, ग्राउंड रिपोर्ट को देखते हैं। नोएडा सेक्टर 81 पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग के ठीक पीछे वसीम का ऑफिस हुआ करता था और इसी ऑफिस में वो जितने भी आपराधिक एजेंडे का काम करता था। आपको बता दें, अगर वसीम के बारे में बात करें तो बिजनौर से ठीक 10 साल पहले वो नोएडा आया था और वो लेबर का काम करता था, जिसके बाद वो AC मैकेनिक बना और उसका मेन टारगेट था महिलाओं का शोषण करना, हिंदू महिलाओं को टारगेट करने का। 2016 की बात करें तो 2016 में एक महिला ने उसे AC रिपेयर करने के लिए अपने घर बुलाया और जिसके बाद वो 5,000 रुपये लेकर फरार हो गया और उस महिला की शिकायत पर उसने लगातार महिला को अश्लील मैसेज भेजा, जिसके बाद महिला ने पुलिस थाने में FIR दर्ज कराया और जब पूरा मामला खंगाला गया और उसका नंबर ट्रेस किया गया तो वो निकला वसीम अहमद। अब बात करते हैं 2022 की। स्थान नोएडा सेक्टर 20। यहाँ एक लड़की एक कंसल्टेंसी कंपनी में जॉब करती थी। वसीम ने उसे टॉर्चर किया, लगातार परेशान किया, अश्लील मैसेजेस भेजे, लगातार ब्लैकमेल किया। जब उस लड़की ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और FIR दर्ज कराया और जब मामले को खंगाला गया तो इसमें दोबारा नाम आया वसीम का। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुदर्शन न्यूज़ आपको एक और एक्सक्लूसिव बात सामने ला रहा है, जो कि इस पूरे मामले में सिर्फ वसीम के साथ साथ उसका भाई नदीम भी शामिल था। उस हिंदू लड़की का करियर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। दोनों भाइयों ने, वसीम और नदीम ने,
जो उनका टारगेट था कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, और ठीक जो लड़की कंसल्टेंसी में जॉब करती थी उसे लगातार ब्लैकमेल किया, लगातार उसे परेशान किया, लगातार अश्लील मैसेजेस किए, और वो लड़की कहीं ना कहीं मारी मारी नजर आई। और इसी बीच में जब पुलिस खंगाली तो इनका नाम सामने आया, पर किसी भी तरह से उसका पूरा पूरा करियर खत्म कर दिया गया। मतलब बात केवल पैसे की ठगी की नहीं है, बात लव जिहाद की भी है। लेकिन लव जिहाद तो आजकल आपको पुराना मामला लग रहा है, तो लीजिए उसके साथ एक आपको एक पर एक फ्री भी मिल रहा है। मतलब आपके धार्मिक सांस्कृतिक ठगी के साथ आपकी आर्थिक ठगी भी अब अब्दुल कर रहा है, वो भी आपका नाम लेकर। पुलिस भी इस बात को क्या कहती है सुनिए, क्योंकि कई लोगों को हमारी बात का भरोसा नहीं होता और कई हमारे विरोधी भी चैनल देखते, उनके लिए पुलिस की प्रतिक्रिया। ऑफिस सेक्टर 81 में था और ये ऑफिस और अपना यूट्यूब चैनल दोनों का नाम बदलता रहता है। ये अलग अलग खुद का भी नाम लोगों को अलग अलग बताता है। इसका असली नाम वसीम है, परंतु कभी अपना नाम है कपिल भाटी, कभी अपना नाम अलग अलग नाम भी बदलता रहता है, और ताकि लोगों को इसकी असली आइडेंटिटी पता न चले। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। ये तथाकथित पत्रकार भी है। इसके पास से कई सारे विजिटिंग कार्ड, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, मोहरें और एक माइक आईडी बरामद भी हुई है। यह एक यूट्यूब चैनल चलाता है जिसका नाम है टुडेज जॉब नोएडा, और उसमें ये अलग अलग बड़ी बड़ी नोएडा में जो कंपनियां स्थित हैं उन कंपनियों में नौकरी देने के नाम पर ठगी करता है। ये जब वो वीडियोस बनाता है उसके बाद वीडियो में अपना जब कॉन्टैक्ट देता है, तो जब लोग इससे मिलने आते हैं तो सबसे पहले उनसे रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पर और उसके बाद फाइल प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर ये लगभग एक व्यक्ति से 1,500 से 2,000 के बीच रुपये लेता है। पहले खुद इंटरव्यू लेता है, उसके बाद उन कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर ये ठगी करता है। जब वो लोग उन कंपनियों में जाते हैं तो पता लगता है कि इस तरह का जिसने ज्वाइनिंग लेटर या ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर दिया है वो फर्जी है। जब लोग इससे वापस पैसा मांगने आते हैं तो ये पत्रकार होने का धौंस दिखाता है और पैसे लौटाता नहीं है, और इसके दौरान अब तक सैकड़ों लोगों से इस तरह की ठगी की जा चुकी है। इसके पहले भी कुछ समय पहले यह थाना 49 से भी इसी तरह की ठगी में जेल जा चुका है, और उसके पहले ये थाना 20 में भी एक बार जेल जा चुका है। हमारे साथ जो गेस्ट है मैं उनके पास चलता हूं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। जो लव जिहाद या जिहाद के विरुद्ध लड़ने के एक्सपर्ट हमने आज के शो में जो बुलाए हैं, मैं हमारे सभी अतिथियों को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए निमंत्रित करता हूं। अरुण कृष्णा, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? सर्वप्रथम आपको धन्यवाद मुझे चैनल में बुलाने के लिए, और सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सुरेश जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। सलून जिहाद भी इस देश में चल रहा है, जिसके बारे में मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इस मुद्दे को भी उठाइए, जिस तरह से आप साथ से सभी मुद्दों को उठा रहे हैं। सलून जिहाद में क्या होता है, एक मालिक ट्रेनिंग अपने लिए एक सलून खोलता है। उस सलून में जो लड़कियां होती हैं वो हिंदू होती हैं। जितनी भी सलून में काम करने वाली कारीगर होती हैं सलून के अंदर, वो सारी हिंदू चुनी जाती हैं, और जो बाकी लड़के चुने जाते हैं, हेयर कटर, हेयर स्टाइलिस्ट और जितने भी काम मर्दों के होते हैं, वो सारे जिहादी चुने जाते हैं। इस तरह वो सलून एक जगह दी जाती है जहां पर हिंदू लड़कियां और जिहादी एक जगह इकट्ठे हों, और इकट्ठे होकर खुल्लम खुल्ला अपना लव जिहाद का काम करें। बाकायदा प्लेटफॉर्म दिया जाता है उनको। इसको सलून जिहाद कहते हैं। और मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। केवल सलून जिहाद में एम्प्लॉय शामिल नहीं होते। एक सलून को मैं जानता हूं जिसके मालिक का नाम इमरान खान था। इमरान खान से जब मैं पहली बार मिला तो उसके हाथों में कलावा बंधा हुआ था और वो मुझे राम राम करके मिला। मैं भी बड़ा, हम सनातन धर्म के लोग बड़े सीधे होते हैं, तो मैं उससे जुड़ गया है सोच के कि भाई ये तो राम राम बोलता है और हाथ में कलावा बांधता है, गणेश जी की मूर्ति लगाता है अपने सैलून के अंदर। लेकिन जब मैं उसके साथ कुछ समय मैंने बिताया, जब मैंने देखा कि उसने अपनी फेसबुक आईडी बना रखी है फेक, जिसपे अपना नाम वो अभी तंवर रखता है। वो जयपुर का है वो जिहादी, और उसकी उम्र 33 वर्ष है, जो उसने अपनी उम्र 23 वर्ष कर रखी है। उसकी पत्नी है एक, अपने मामा की, सगे मामा की लड़की से शादी करके बैठा है, उसकी बेटी भी एक। और यहां पर वो क्या करता है, अपने ही सलून की लड़कियों को एक तो लव जिहाद कराता था, दूसरा वो खुद भी हिंदू लड़कियों को अभी तंवर बन के, यानी राजपूत बन के जयपुर का, वो हिंदू लड़कियों को फंसाता था और ओयो रूम में ले आता था। बाद में पता चला वो गाय भी खाता था, गाय भी कटवाता था, और वो लव जिहाद में पूरी तरह वो जिहादी फंसा हुआ था, जिसका नाम आज भी आप चेक करेंगे तो वो बड़े ही धड़ल्ले से, क्योंकि कुछ लोगों को उसे संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो बड़े धड़ल्ले से आज भी अवर तंवर ना अभी तंवर के नाम से वो अपना फेसबुक आईडी बनाता है, जबकि उसका असली नाम है इमरान तंवर।
इमरान खान, सॉरी। तो ये सलोन जिहाद भी है, आपको बता दूं। और दूसरी बात जो आपने मुद्दा उठाया, ये कोई नया नहीं है। आज जो हमारे दिवंगत रावत जी ने कहा था कि ये देश 2.5 फ्रंट पे लड़ रहा है, चाइना, पाकिस्तान और देश में बैठे गद्दार। ये देश में बैठे गद्दार आज से नहीं, सालों से हमें काफिर बोल के मारे जा रहे हैं। जगह जगह बम फूटते थे, हम उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं कि हम अपने टीवी में बैठ के देखते थे कि कभी सरोज नगर मार्केट में बम फूट गया, कभी लाजपत नगर मार्केट में, कभी हरियाणा में, कभी गुड़गांव में, कभी दिल्ली के क्षेत्र में, कभी अहमदाबाद में। ये इसलिए फटते थे क्योंकि इनका काम था केवल और केवल हिंदुओं को मारना। ये जो आपने लव जिहाद किया है, क्योंकि इनकी जो आतंकवाद की गतिविधियां हैं, इसको कुचला जा रहा है। तो ये नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं जिहाद करने के। तो ये नया जिहाद ढूंढा इन्होंने ताकि हिंदुओं से, काफिरों से पैसे लूटे जाएं, पैसे ऐंठे जाएं। क्योंकि ये बम जिहाद करने की इनकी ताकत बची नहीं, इनके सर को कुचला जा रहा है जिहादियों को। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं चैनल के माध्यम आपसे कि हम इनको किसी भी घटना को आतंकवादी घटना ना कहें, क्योंकि ये आतंकवादी घटना बोल के हम इस पूरे प्रकरण को, पूरे काफिरों के खिलाफ षड्यंत्र को हम बहुत छोटा कर देते हैं। ये आतंकवादी घटनाएं नहीं होती इस देश में, ये मुसलमान का, इस्लाम का काफिरों के खिलाफ जिहाद है। उस जिहाद को ये साम दान दंड भेद, चाहे नौकरी के द्वारा, ढाबों पे लोगों को गंद खिला के, हिंदू नाम रख के, सलून में हिंदू नाम रख के हमारी हिंदू बहन बेटी को फंसाने का काम करें, ये कोई भी काम करें, इनका उद्देश्य केवल एक होता है जो इनके आसमानी किताब में लिखा हुआ है, हिंदुओं को मारना, इनकी बहन बेटियों को मारना। ठीक है, आता हूं मैं आपके पास। कपिल दीवाना की पहली प्रतिक्रिया लेते इस मुद्दे पर। जो नोएडा का प्रकरण आप लोग उठा रहे हैं, ये जो कृष्णा जी ने बोला कि ये कोई पहला प्रकरण नहीं है, और ये नाम जिहाद बदलकर हमने पूर्व में भी देखा कि देहरादून से लेकर सहारनपुर तक जितने भी होटल वगैरह होते थे, तो हिंदुओं को बरगलाने के लिए, उनका पैसा लूटने के लिए इन लोगों ने क्या काम करा कि ढाबे का नाम रख देते, जय भोले ढाबा, जय माता दी ढाबा, इस प्रकार। और जितनी भी ये मुस्लिम लोग जितने अपने ऑफिस खोलते हैं, जितना अपना विद्यालय वगैरह खोलते हैं, उसमें लड़के तो सारे रखेंगे मुस्लिम और लड़कियां उसमें रखेंगे हिंदू, जिससे कि लव जिहाद बड़े आराम से फैलाया जाए। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण, जब मुंबई हमला हुआ तब अजमल कसाब हाथ में कलावा, माथे पर तिलक लगाकर कि अगर वो मृत पाया जाता तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बदनाम करने की दृष्टि से ये योजना अपनी चलाते रहते हैं। हमारे जिले में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। संभल से मैं निवास करता हूं, वहां भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है, नाम बदल बदल कर जूस कॉर्नर लिख लेते हैं। लेकिन क्या अकेले ये 12वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति इतना माइंडेड हो सकता है कि 10-20 नाम अपने बदल सकता है? इसकी नीचे से लेकर ऊपर तक की जड़ में जाना चाहिए। कल को जब पुलिस इनको गिरफ्तार करती है तो इन अनपढ़ लोगों के लिए, इन बेरोजगार लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में वकील, इतने महंगे महंगे वकील लड़ने के लिए तैयार मिल जाते हैं। एक बार में 35 लाख रुपए लेने वाले वकील इनके लिए खड़े होते। फिर सोचिए, इसका मतलब क्या बड़ा रैकेट है। प्रफुल्ल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं फिर उसके बाद सूरज सिंह के पास जाऊंगा। प्रफुल्ल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुरेश जी, मैं इसलिए कुछ कहना चाह रहा हूं कि जितनी बातें हुई हैं ये हम बहुत पहले आपके टेलीविजन पे बोल चुके हैं। आईने मार्केट, लाजपत नगर, पहाड़गंज, इसके जो बॉम्ब ब्लास्ट थे वो सारे के सारे स्लीपर सेल्स हैं। ये बैठे हुए हैं श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, दिल्ली में है, हर जगह है स्लीपर सेल्स। पर इतने टाइम तक हमने क्यों नहीं इन्हें निकालने का प्रावधान किया? इसमें हमारे सरकारों की गलती है। जो आज से 30-40 साल पहले से सरकारें थी, उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो किस तरीके से काम कर रहे थे, क्या बात थी, कौन मिला हुआ था उनके साथ। हमारे जब हम एक उंगली उठाएंगे इनके ऊपर, 3 हमारे पे भी पॉइंट कर रही हैं। सुरेश जी, ये बड़ी सीरियस बात है, ये मामूली बात नहीं है। अगर लव जिहाद हो रहा है, हमारी सोसाइटी क्या कर रही है? हमने अभी तक क्यों नहीं इसके ऊपर काम किया? हिंदू ने अभी तक क्यों नहीं जागा? मैं कितने साल हो गए लव जिहाद सुन रहा हूं, एक कदम नहीं उठाया हमने उसके खिलाफ। हमारे कोई काम ही नहीं करता इसके ऊपर। हम डरते हैं, यहां तक कि हम एक हथियार उठाने में डरते हैं, हम बंदूक उठाने में डरते हैं। जब तक हमारी माएं और हमारी सोसाइटी हमसे डर नहीं निकालेंगी, तब तक हम ऐसे दबे रहेंगे। सुरेश जी, ये बड़ी सीरियस बात है। हम कब तक बाहर वालों की गलतियां निकालते रहेंगे? रात हो जाएगी, क्रिसमस आ जाएगी, हम गलतियां निकालते रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी क्या गलती है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सूरज जी की प्रतिक्रिया लेता हूं। और एक खतरनाक मुद्दा इसके बाद का भी दिखाना है। अब तो हथियार लेने वाले सैनिकों पर भी हमला हो रहा है।
ये भी मैं दिखाऊंगा और आप लोगों की प्रतिक्रिया लूंगा। सूरज सिंह के नोएडा पर प्रतिक्रिया लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी को। और जिस प्रकार से आज आप लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं, ये सारे मुद्दे हमारे पश्चिम बंगाल में एक्सट्रीम लेवल पर चल रहा है। हम लगभग सारा स्टेज पार कर चुके हैं। मैं आज से 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ। एक हमारी बहन विनोद दास की लड़की, जिसको हम लोग रेस्क्यू गुड़िया का नाम दिया था, वो मेटिया रोज का घटना है जहां पे एक लड़की उसको उठाकर, मतलब लव जिहाद में फंसाकर उसको लेकर जाते हैं। मुस्लिम युवक लेके गया और उसको उसके फादर ने जब एफआईआर किया तो उस लड़की को वापस वो नहीं मिली। वो लड़की आज तक नहीं मिली। जब हम लोगों ने हाई कोर्ट में जब ये मामला हम लोगों ने दायर किया तो पुलिस ने कहा कि वो लड़की मारी गई है और उसका एक डेड बॉडी मिला है। उस डेड बॉडी को जब आइडेंटिफाई नहीं किया जब उनके पिता ने, तब उन्होंने कोर्ट ने उनको बोला कि आप इसका हम लोग डीएनए जांच करेंगे। डीएनए जांच के बाद पता लगा कि वो लड़की उनकी बेटी नहीं। यह मुद्दा बोलने का कारण यह है कि ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई है जहां पर यहाँ पर लव जिहाद के नाम पर लड़कियों को पहले फंसाया जाता है। फंसाने के बाद उन लोगों को विदेशों में भेज दिया जाता है। मतलब बांग्लादेश में सबसे ज्यादा हमारे बंगाल से लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से यहाँ से लड़कियों को भेजा जाता है। यहाँ पर पहले लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करना, उनके शरीर को भोगना और उसके बाद उसको बेच देना, ये एक पूरा एक सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है पश्चिम बंगाल। इसके अलावा जिम में जहाँ पर ट्रेनर जो है वो दूसरे धर्म से है, मुस्लिम है, और वहां जो हिंदू लड़कियां हैं उनके संग